मैं पिया, मेरा छोटा सा परिवार है। मेरी माँ रीना सिंह, मेरे पापा रमेश सिंह, मैं पिया सिंह और मेरे बड़े भैया सूरज सिंह। मेरे बड़े भैया कम दोस्त ज़्यादा हैं। हम दिल्ली में रहते हैं। मेरे पापा पावर प्लांट में काम करते हैं। मैं 12वीं की छात्रा हूँ और मेरे भैया ग्रेजुएट हो चुके हैं। हमारी माँ हाउसवाइफ है। अब आते हैं कहानी की तरफ। रोज़ की तरह मेरी नींद अलार्म की आवाज़ से टूट गई। मैंने उठ के पर्दे हटाए, खिड़की खोली, हाथ में ब्रश लिए नीचे आ गई। मैंने देखा पापा अभी तक ऑफिस नहीं गए। मैंने पूछा, क्या हुआ पापा, आज ऑफिस नहीं गए, छुट्टी है क्या? पापा बोले, नहीं बेटा, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। मैं, क्यों? पापा, क्योंकि यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। भैया भी वहीं पे बैठे हुए थे। तब भैया बोलते हैं, अब कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है पापा? तो पापा बोले, मुंबई। मैं खुशी से झूम उठी। मुंबई सपनों की नगरी। पापा बोले, हाँ, तुम्हें जल्दी पैकिंग करनी होगी, कल गाड़ी आएगी। आज स्कूल से सारे कागज़ लाने होंगे, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं, जी पापा। हम दोनों स्कूल गए और सारे कागजी काम करके वापस आ गए। पैकिंग करते रात हो गई। हमारी अगली सुबह की फ़्लाइट थी तो हम जल्दी से सो गए। अगली सुबह जल्दी उठ के तैयार हो गए। मैं तो बहुत खुश थी, मुझे नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। मैं पहली बार हवाई जहाज़ से सफ़र करने वाली थी। हम गाड़ी में बैठकर हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। हम वहाँ पहुँचे। हवाई जहाज़ 12 बजे की थी। अभी 11 बज रहे थे। हम बैठे ही थे कि मैंने मम्मी पापा से बात करते हुए सुना। माँ बोलती है, सुनो, क्या हमें फिर से वहाँ जाना चाहिए? पापा बोलते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो, बच्चे बड़े हो गए हैं। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हमारी फ़्लाइट आ गई। हम रवाना हो गए। 6 घंटे सफ़र के बाद हम शाम 7 बजे सांता क्रूज एयरपोर्ट से बाहर निकले। हमें लेने के लिए एक गाड़ी आई थी। ड्राइवर ने हमें हमारे बिल्डिंग तक पहुंचा दिया। वह 5 मंजिला इमारत थी। हमारा अपार्टमेंट तीसरे फ्लोर पर था। मैं और भाई खुशी से दौड़कर घर देखने पहुंचे। घर बहुत बड़ा और सुंदर था। वहाँ पहले से सारी सुविधाएं थी। रात बहुत हो गई थी, इसलिए ड्राइवर बाहर से खाना ले आया। हम सब खाकर सो गए। अचानक मेरी नींद किसी के फुसफुसाने से खुली। मैंने फ़ोन पर देखा तो 2 बज रहे थे। मैं कमरे से बाहर आई, ये पता लगाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं वापस कमरे में आ गई। भैया सो रहा था। खिड़की खुली थी। मैंने बाहर देखा। मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खसक गई। सड़कें लाल रंग से भरी हुई थी, जैसे खून हो। रास्तों की लाइट जैसे बार बार बंद चालू होकर मुझे चिल्लाकर कह रही हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कुछ कुत्ते मुझे देखकर भौंके जा रहे थे। सामने गार्डन से झूले अपने आप झूल रहे थे। मैं पसीने से लथपथ हो गई। मैंने डर के खिड़की बंद कर दी। तभी मेरे पीछे से किसी गुनगुनाने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ भैया सो रहे थे। मैंने आवाज़ पर ध्यान दिया। वो मेरे पापा की आवाज़ थी। मैं रूम से बाहर निकली। बाहर हॉल में टीवी चल रहा था। पापा हाथ में छोटी बच्ची को लिए गाना गुनगुना रहे थे, पर वहाँ माँ नहीं थी। एक भारी आवाज़ वहाँ गूंजी, तो फिर इस मनहूस बच्ची के साथ खेल रहा है। पापा बोलते हैं, इसमें बच्ची का क्या दोष है? वो बच्ची रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से, अब बहुत ज़ोर से। मुझे इतनी तेज़ आवाज़ सहन नहीं हुई। मुझे चेहरे पर कुछ गिला सा महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली तो मेरे भैया मेरे सामने खड़े थे। बोले, तू यहाँ क्यों सो रही है? मैंने बोला, भैया मैंने कुछ अजीब सा देखा। फिर भैया ने कहा, वो सब छोड़, नए कॉलेज में तेरा एडमिशन करवाना है, जल्दी तैयार हो जा। क्या करती है तू भी? मैं तैयार होने चली गई, पर आगे जो होने वाला था वो और भी ज़्यादा खतरनाक था। मैं भैया के साथ कॉलेज पहुंची। कॉलेज बहुत ही बड़ा और सुंदर था। बहुत बड़ा बगीचा और बीचों बीच एक सुंदर फव्वारा था। मैं कॉलेज के अंदर दाखिल होती हूँ और अंदर अपने कक्ष तक पहुँच जाती हूँ। कक्षा के अंदर सब नए नए स्टूडेंट थे जिनसे मेरा अभी तक परिचय नहीं हुआ था। तभी एक लड़की मेरे सामने उठकर आती है। वह खुद से अपना परिचय देती है।
वह कहती है, मेरा नाम ममता है, मैं भी तुम्हारी तरह इस कॉलेज में नई आई हूँ, तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। अभी सर क्लास के अंदर दाखिल होते ही होंगे। मैं उसके साथ एक डेस्क पर बैठ जाती हूँ। वह मुझसे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहती हूँ, मेरा नाम पिया सिंह है। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ है। मेरे पापा पावर प्लांट में काम करते हैं, इसलिए मुझे इस नए कॉलेज में भर्ती होना पड़ा। वैसे भी यह जगह मेरे लिए पूरी तरह से नई है। मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? ममता कहती है, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, अगर हम पैदल जाएं तो करीब आधे घंटे की दूरी पर है। मैंने कहा, ठीक है, मेरा घर यहाँ से 10 या 15 मिनट की दूरी पर है। अभी अखिलेश सर क्लास में दाखिल होते ही हैं। वह हमारे हिंदी के टीचर है, वह हमें पढ़ाने लगते हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। अगली पीरियड पर हमें अंग्रेजी और उसके अगले पीरियड पर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। हम खाना खाने के लिए कॉलेज की कैंटीन पहुँचे। वहाँ हमने कोल्ड ड्रिंक और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हम खाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगे। वॉशरूम की कॉरिडोर के आखिरी में बड़ी खिड़की है। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस खिड़की की तरफ जाने लगी, जैसे मुझे कोई वहाँ आकर्षित कर रहा हो या फिर मुझे वहाँ से कोई बुला रहा हो। ममता भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। ममता कहने लगी कि चलो क्लास में जाना है, लास्ट पीरियड, उसके बाद हमारा कॉलेज छुट्टी हो जाएगी। मैंने पूछा, इसके पीछे यह बिल्डिंग कौन सी है? उसके आसपास कोई और घर नहीं है? क्या यह कोई फैक्ट्री है? ममता कहती है, नहीं, मेरे 2 दिन हुए हैं इस कॉलेज में आए हुए। मैं इस खंडर बिल्डिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जान पाई। मैंने कहा, तुम्हें पता है कल रात को मैंने सपना देखा। मैंने उसे कल रात के सपना के बारे में बताया। ममता ने कहा, इतना लंबा सफ़र तय करके आई हो इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। मैंने कल ही 3 लड़कों को इस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और कॉलेज चली गई। थोड़ा बहुत सुना है कि काफ़ी दिनों से खंडर है, कोई आता जाता नहीं है, या फिर डरावना कोई भूत है, कहकर हंसने लगी। कोई भी इसके अंदर जाता ही नहीं। सच कहूँ तो जैसा मैं इस बिल्डिंग को रोज़ देखती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है यहाँ लड़के मस्ती करने के लिए आते हैं, इसलिए शायद इस तरह की अफवाह फैला रखी है। मैंने कहा, तुम सही होगी शायद। हम वहाँ से अपनी कक्षा की ओर जाने लगते हैं। तभी मुझे गर्दन पर ठंडी हवा महसूस होती है। मैं नज़रअंदाज करके अपनी कक्षा की ओर जाने लगती हूँ। कुछ देर बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। मैं घर की तरफ जा रही थी। रास्ते से जाते वक्त एक खाली मैदान और दूसरी तरफ जंगल। जंगल के पीछे वही टूटी फूटी बिल्डिंग। मैं उस बिल्डिंग को देखते हुए घर की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र बिल्डिंग की एक टूटी कांच की खिड़की पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई घूम रहा हो। मैंने खुद से सवाल किया कि भरी दोपहर को कोई इस खंडर में क्यों आएगा? कोई गैर कानूनी काम तो नहीं होता है यहाँ? अचानक 2 बड़ी बड़ी आंखें मुझे गुस्से से घूरने लगी। खून से भरी लाल आंखें, जैसे कई रातों से सोई ना हो। मैं डर के वहाँ से दौड़कर भाग आई। मैं हांफते हुए घर पहुँची। घर के अंदर सोफे पर काले बुर्का पहनी एक महिला बैठी हुई थी, वही लाल आंखें। ये देखकर मैं पसीना पसीना हो गई। माँ, जा नहा के खा ले कुछ। फिर बुर्का वाली औरत कहती है, हाँ कुछ खा लो, थक गई होगी, और कॉलेज से सीधा घर आना, इधर उधर ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, किसी को सम्मोहित कर सकती थी। माँ बोलती है, ये आंटी 2 घर छोड़कर रहती है, हमारी पड़ोसन है, नमस्ते करो। मैं इतनी डरी हुई थी कि बिना कुछ कहे अंदर चली आई। क्या है उस बिल्डिंग का राज? यह जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। मैं कुछ देर बाद अपने रूम से निकली तो मैंने देखा कि वह औरत वहाँ से जा चुकी थी। मैं अभी भी डरी हुई थी। मैं सोच रही थी कि यह औरत मुझसे पहले मेरे घर पर कैसे पहुँच गई। अभी 3 बज रहे थे, शाम होने को अभी 1 घंटा बाकी था। जैसे ही 4 बजे मैं अपनी सहेली के घर खेलने के लिए निकल गई। मैं ममता को सारी बात बताना चाहती थी। 4 बजे मैं ममता के घर गई। मैंने ममता को कॉलेज से घर आते वक्त हुए सारी घटना के बारे में बताया। ममता ने मेरी सारी बात सुनी। ममता ने कहा कि तुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं भी रोज़ उसी रास्ते से घर जाती हूँ। उस बिल्डिंग को मैं रोज़ देखती हूँ, पर मुझे नहीं लगता वहाँ कोई रहता होगा।
हो सकता है कि कोई वहाँ गुप्त रहना चाहता हो, वो नहीं चाहता हो कि वो दुनिया के सामने आए। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो वो औरत मुझसे पहले घर कैसे पहुँच गई? क्या वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी? ममता ने कहा, हो सकता है। तुझे पता है, कल नया लड़का हमारे क्लास में एडमिशन लेगा। मैंने कल उसे 11th क्लास के लिए एडमिशन लेते हुए देखा। बहुत ही हैंडसम है। मैं चाहती थी उससे मेरी दोस्ती हो जाए। मैंने कहा, हो सकता है तू अच्छी दिखती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वह कितना अजीब था। ममता ने कहा, मेरे घर के पास एक चर्च है, हम वहाँ जाते हैं। मैंने कहा, देख मैं यहाँ नहीं हूँ तो 5 बजे तक मुझे अपना घर जाना होगा। ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा ना? मेरी मम्मी मुझे डांट देंगी। ममता ने कहा, नहीं नहीं, यहीं बस 5 मिनट की दूरी पर है। बहुत ही बड़ा चर्च है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तुझे देखकर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा, हाँ जल्दी करते हैं, 5 बजने वाले हैं। हम दोनों उस चर्च के लिए निकल गए। चर्च के अंदर बहुत ही सुंदर था। अंदर से पूरी दीवारों पर चित्रकारी की गई थी। बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह चित्रकारी अपनी खुद की कहानी बयां कर रहे हो। सारे चित्र में से सिर्फ एक चित्र ऐसा था जो थोड़ा अजीब लगा। बगीचे के लाल फूल लाल नहीं होकर काली जैसे दिख रहे थे। अभी पता नहीं क्यों चित्रकारी जितने भी लाल रंग के हो काले नजर आ रहे थे। अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने डर के पीछे मुड़ा। मैंने देखा वहाँ फादर खड़े थे। उन्होंने मुझे ब्लेस किया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम डरी हुई हो? मैंने कहा, नहीं तो। ममता ने कहा, क्या हुआ, तू थोड़ी डरी हुई लग रही है। फादर ने कहा, मेरा नाम है पीटर, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। जब भी तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे तुरंत इस नंबर पर कॉल कर सकती हो, और मुझे लगता है कि आगे जाकर तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने कहा, मतलब? फादर पीटर ने कहा, अभी वक्त नहीं हुआ है, अभी तुम जाओ। और हाँ, तुम्हें भी चित्रकारी करनी चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है और ध्यान भी लगा रहता है। मैं तुम्हें एक कोर्स दे रहा हूँ। यह सुनहरा क्लास मैं हर किसी को नहीं देता, इसे संभाल कर रखना, आगे चलकर काम आएगा तुम्हारे। मैंने उन्हें धन्यवाद किया और मैं अपने घर की तरफ चल दी। जल्दी 5 बजने वाले थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा मुझ पर गुस्सा करें। मैं दौड़कर घर जाने लगी। घर जाकर मैंने मम्मी पापा को सब बताया कि आज मैं ममता के घर गई थी, उसके बाद चर्च गई थी। सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, अगले संडे हम भी चलेंगे। उस रात हम सब खाना खाकर रात को अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं अपने बिस्तर पर लेटी। कुछ ही देर में मेरी आंखें भारी हो गई। खिड़की से ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा नींद आने लगी। मैं सो गई। कुछ देर बाद मुझे कुछ मेरे आसपास बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मैं उसी टूटी फूटी बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ। मुझे बिल्डिंग के अंदर से किसी के बुलाने की आवाज़ आई। आवाज़ किसी औरत की थी। मेरे कदम ना चाहते हुए भी अंदर की ओर बढ़ रहे थे। मैं कुछ सीढ़ियाँ तक चढ़ी ही थी। उसके बाद मैंने देखा बिल्डिंग का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ है और टूटा हुआ भी है। मैं बिल्डिंग के अंदर गई। अंदर एक लंबा हॉल था। दोनों तरफ 3-3 कमरे बने हुए थे। मुझे आवाज़ ऊपर से आ रही थी। सीढ़ियाँ बहुत अजीब थी तो मैं सीढ़ी पर चढ़कर जाने लगी। ऊपर भी सेम जगह थी। दोनों तरफ 3-3 कमरे बने हुए थे। मुझे आवाज़ आखिरी के कमरे से आ रहे थे तो मैं बड़े वाले कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। और जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने उस कमरे को धीरे से खोला। हल्की चांद की रोशनी उस कमरे तक आ रही थी। उसी हल्की रोशनी में मुझे दिखाई दिया एक चेयर पर एक आकृति बैठी हुई है। मैंने ध्यान से देखा तो वह कोई औरत थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह स्वेटर बुन रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या आपको कोई मदद चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर उनसे पूछा, क्या आप मुझे बुला रही थी? उसने इस बार उठकर मेरी तरफ देखा। मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला थी। उनकी उम्र करीब 60 से 65 के बीच होगी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन्हें कहीं शायद देखा है।
पर उस वक्त मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि मैंने उन्हें कहाँ देखा है। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? ऐसा लग रहा है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और आंखों में आंसू। मैंने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? मैं आपको नहीं जानती, पर आप मुझे क्यों बुला रही हैं? आपको क्या मदद चाहिए? उसने मुझसे कहा, तुम कैसी हो मेरी बच्ची? की आवाज़ में जाने पहचाने लग रही थी। यह वही आवाज़ है जो मैंने उस दिन टीवी पर सुनी थी, पर उनका मेरे साथ क्या वास्ता? मेरे साथ ऐसा क्या संबंध है? उन्होंने फिर कहा, मेरे बच्चे मेरे पास आओ, प्लीज़ मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, देखो मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बना रही हूँ। मैंने उनके हाथ की तरफ देखा। मैंने देखा उनके हाथ में जो स्वेटर है उसका साइज बहुत ही छोटा है। शायद वह 2 साल की बच्ची के लिए स्वेटर बना रही थी। मैंने कहा, आपकी गलत फहमी हुई है, मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ। इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही भयानक होता जा रहा था। उसकी हंसी अब डरावनी हंसी में बदल गई और अब उसकी आंखों में आंसू की जगह खून उतर आया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और मुझे गुस्से में बोले जा रही थी, तुम मेरी बच्ची हो, मेरे पास आओ शैतान बच्चे, तुमने मुझे परेशान करके रखा है। मैंने तुम्हारा सौदा किया था, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा बाप तुम्हें लेकर चला जाए। तुम्हें वापस चलना होगा मेरे साथ, शैतान से मेरा सौदा हुआ है। वह औरत दौड़कर मेरे पास आई। वह पलक झपकते ही मेरे पास पहुंच गई। मुझे सांस लेने तक का भी टाइम नहीं मिला। वह जिस हाथ से स्वेटर बुन रही थी वह स्वेटर छूट गया और वह मेरा गला दबाने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर तुम मुझे चाहिए। यह कहकर मेरा गला और ज़ोर से दबाने लगी और कहने लगी, उस दिन अगर तेरा बाप तुझे लेकर नहीं गया होता तो मैं तुझे उसी दिन ख़त्म कर देती। मैं उसे छोड़ने की गुहार लगाने लगी, अपनी हाथ और पैर छुड़ाने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाते जा रहा था और कुछ ही पल में मेरी आंखें बंद हो गई। मेरे चेहरे पर कुछ ठंडा पानी जैसा महसूस हुआ। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ बहुत परेशान होकर देख रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि यह एक बहुत ही भयानक सपना था। मेरी नींद खुली तो मुझे एहसास हुआ कि वह एक सपना था, पर वह एकदम हकीकत लग रहा था। मैंने यह तहकीकात करने के लिए कि सच है या सपना है, मैंने अपने शरीर को हर जगह से खंगाला कि जहाँ उसने मुझे पकड़ा था कोई निशान है कि नहीं। मुझे अब तसल्ली हुई, वहाँ कोई निशान नहीं था। मैं अगले दिन कॉलेज के लिए तैयार हुई। मैंने बहुत साधारण सा लाल रंग का सूट पहना हुआ था। मैं कॉलेज गई। कॉलेज की क्लास में बैठी हुई थी। वहाँ ममता मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा, तो उस घर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, इसलिए शायद तुझे सपने आ रहे हैं। मैंने कहा, हो सकता है। पर ममता ने कहा कि तुझे पता है यूट्यूब के कुछ ब्लॉगर हैं जो इन सब का ब्लॉग करते हैं कि किसी जगह पर कोई भूत है या नहीं। इन सभी चीज़ का शोध करते हैं। शायद कल वह सभी उसी बिल्डिंग में जाने वाले हैं। वह बिल्डिंग काफ़ी टाइम से काफ़ी समय से वीरान पड़ा हुआ है, इसलिए कुछ लोग वहाँ पर शोध करने जाने वाले हैं। उनके साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी रहेगा। अब वो लोग वीडियो डालेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर उस घर में है क्या। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तेरा उस घर से कोई लेना देना नहीं है। तभी क्लास के अंदर एक नौजवान लड़का दाखिल होता है। उसकी उम्र 20 से 24 साल होगी। वह दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा और सुंदर था। उसने कहा, मैं तुम्हारी क्लास का नया अकाउंटेंट टीचर हूँ। आज से तुम्हें अकाउंटेंसी मैं ही पढ़ाऊँगा। हम सब यह देखकर चौंक गए कि इतना जवान लड़का हम सबको कैसे पढ़ाएगा। हमारी उम्र 16 से 18 के बीच थी, पर सारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ सर को देखी जा रही थी। सर ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम समीर है और सब मुझे राज कहकर भी बुलाते हैं। आप मुझे समीर कह सकते हो। अभी क्लास करते हैं। क्लास में सभी लड़कियां समीर को ही देखे जा रही थी। जैसे ही अकाउंटेंसी की क्लास ख़त्म हो गई वैसे ही ममता समीर के पास गई। उसके पीछे पीछे पिया भी आ गई। समीर से कहा ममता ने कि अगर मुझे कुछ समस्या होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो?
तो समीर ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो ममता को समीर का नंबर मिल गया। पिया ने ममता से समीर का नंबर ले लिया। कैंटीन में सभी का खाना खाने का समय हुआ। सब लोग कैंटीन में भरे हुए थे, खाना खा रहे थे। तभी एक लड़की सारा भागती हुई आई। उसने कहा, यूट्यूब पर लाइव शो शुरू हो गया है। हमारे जो खाली बंगला है ना, वहाँ पर सब लोग गए हैं। चलो लाइव है, हम सब मिलकर देखते हैं। सभी लोगों ने अपना फ़ोन में यूट्यूब ओपन किया और ब्लॉग देखने लगे। हमने देखा कि वहाँ 4 लोग हैं, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, एक लड़की और 2 लड़के हैं। कुल मिलाकर 4 लोग। लड़की कोई विदेशी लग रही थी, उसके बाल सुनहरे रंग के थे और बाकी लड़के हिंदुस्तानी लग रहे थे। चारों ने अपना परिचय दिया और उनके व्लॉग में स्वागत किया। अभी हम इस घर के अंदर जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि यहाँ क्या होता है। वह नीचे हर कमरे में गए। उन्हें कोई ऐसी डरावनी या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी कि जिससे उन्हें डर लगे। और हाँ, वहाँ पर हर तरफ से नकारात्मक शक्ति फैली हुई थी। वहाँ पर जाकर कोई भी अशांत हो सकता था। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर थी। जब वह कैमरा उस घर के अंदर लेकर गए, कैमरा जो उनके हाथ में था, वह कैमरा लेकर सीढ़ियों की तरफ चल रहा था। पिया वीडियो को देखकर हैरान रह गई। पिया ने मन ही मन सोचा कि यह सब क्या है। मैंने यह तो अपने सपनों में हूबहू यही सीढ़ियाँ देखी थी, यहाँ पर कैसे हो सकती है। उसने वीडियो को और गौर से देखा। जैसे ही वह लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़े और वह सब लोग एक लॉबी में पहुँचे, पिया को बिल्कुल अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही है। इसके अंदर उत्सुकता और बढ़ गई। पिया को जानना था कि सच में वहाँ वह बूढ़ी औरत रहती है कि नहीं। पिया को अपने सपनों को इस तरह सच होता देखकर और डर गई। अगर बुढ़िया ने इन सब पर हमला कर दिया तो वह उन सबको कैसे रोके। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। जो 4 लोग थे वह हर कमरे के अंदर जाकर देख रहे थे। कमरे में जो बिस्तर थे वह पूरी तरह से धूल खा चुके थे। उसमें गंदगी धूल भरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से, दशकों से यहाँ पर कोई नहीं आया है। हर घर में चेक कर रहे थे, पर उन्हें अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ कि अब उसके बाद उस कमरे की बारी थी जिस कमरे को पिया ने सपने में देखा था। उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर वह नहीं खुला। वीडियो को गौर से देखा, कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। बहुत कोशिश की, पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उन 4 में से एक आदमी बहुत हट्टा कट्टा था। उसने वह दरवाज़ा एक धक्के में खोल दिया। पिया ने जो देखा वह देखकर वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सच में यह सपना था। जिस कुर्सी पर वह बुढ़िया बैठी थी, अभी भी वो कुर्सी वही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई परछाई अभी कुर्सी से उठकर उनके पास से निकलकर बाहर गई हो। वह लोग हैरान रह गए और उससे उस घर की सारी खिड़की दरवाज़ा बंद चालू होने लगे। जो लड़की उनके साथ गई थी वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। वही घर के बाहर निकली। बाकी जो 4 लड़के थे वह एक एक करके बाहर आने लगे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अब खुद कैमरा लेकर अंदर गया। उस कमरे में सिर्फ एक पलंग था और एक कुर्सी, और चारों दीवारों में सिर्फ चित्रकारी की गई थी। शैतान के चिन्ह हर दीवार पर होते थे। कुछ तस्वीरें खींचने के लिए लाइट फ्लैश हुई। उसके तुरंत बाद किसी ने उसका गला पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। वह सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरा। उसके सर पर, हाथ पैर में सब जगह चोट लग गई थी। खून आ गया था। उसकी इनफैक्ट एक हाथ की हड्डी भी टूट गई थी। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया और बताया गया कि यह घर सच में भूतिया है, यहाँ पर कोई ना जाए, यहाँ पर नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी हुई है। पिया यह सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आप यहाँ मत आना। पिया को सच जानना था कि क्यों उस बुढ़िया ने मुझे अपनी पोती क्यों कहा। मेरे पापा मम्मी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे इस सच्चाई में किसी को भी शामिल नहीं करना है। मैं अकेली सच को सामने ला कर रहूँगी। कैंटीन में समीर आ जाता है। वह कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तुम पूरी क्लास 15 मिनट लेट हो और तुम लोग अभी कैंटीन में क्यों बैठे हुए हो। तो सबने कहा
कि सर हम लोग यूट्यूब पर ब्लॉग देख रहे हैं, हमारे पास की बिल्डिंग का ब्लॉग बनाया जा रहा है और वहाँ पर कुछ घटनाएं हो गई हैं। उन्होंने कहा, यह सब तुम घर पर जाकर भी देख सकते हो। सर की बातें सुनकर सब लोग अपने क्लास में गए। सब लोग अपनी कक्षा में जाकर बैठ गए। तभी समीर ने पिया का हाथ पकड़कर वहीं रुकने को कहा। समीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पिया तो कुछ पल के लिए समझ नहीं पा रही थी कि उसका हाथ तो उसने क्यों पकड़ा, आखिर उसने क्यों रोका। पिया को थोड़ी शर्म भी आ रही थी। समीर उसे बिल्डिंग के छत पर ले गया। समीर ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे उसे एक और कड़ी मिली सच्चाई तक पहुंचने की, और यह जानकर बहुत हैरान भी हो गई। समीर ने आखिर उससे ऐसा क्या कहा, यह जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। समीर ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सच जानना चाहती हो। मैं बताता हूँ। ये 10 साल पहले की बात है, जब मैं 17 साल का था। उस वक्त इस तरह के बिल्डिंग सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए जाते थे जो सरकारी नौकरी करते थे। उन्हें ये क्वार्टर दिए जाते थे। मेरे पिताजी भी एक सरकारी कर्मचारी थे। तुम्हारे दादा दादी हमारे बगल वाले क्वार्टर में रहते थे। मैं खेलने के लिए उनके घर जाता था और उनका बनाया अचार खाने भी। एक दिन तुम और तुम्हारे मम्मी पापा कुछ दिन के लिए उनके साथ रहने आए। तुम तब बहुत छोटी थी। तुम्हारे पापा बिना बताए शादी की और तुम्हें भी घर ले आए। दादा दादी बहुत नाराज हुए पर बाद में मान भी गए। तुम लड़की थी, इस बात से दादी को बहुत चिढ़ थी। वह तुम्हें बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी और तुम्हें शैतान की बच्ची कहती थी। अचानक से वह सबसे अच्छा व्यवहार करने लगी। मुझे भी अचार बनाकर देती थी। वह तुम्हारे पिताजी को बार बार तुम्हारे खिलाफ भड़काती और तुम्हें मार पड़ती। एक दिन रात के 8 बजे मेरे पिताजी ने तुम्हारी दादी को तुम्हें बेहोशी की हालत में गाड़ी में कहीं ले जाते हुए देखा। मेरे पिताजी भाग के तुम्हारे घर पर गए। तुम्हारे घर पर ताला लगा हुआ था। अगले दिन जब हम बिल्डिंग वाले देखे तो तुम्हारी दादी को एम्बुलेंस वाले लेकर आए और वह मृत निकली। तुम्हारी दादी के साथ क्या हुआ था वह आज भी एक राज है जिसे तुम्हें ही सुलझाना है। पर इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दादी किसी काली शक्ति की उपासक थी। तुम्हारा वापस इसी घर में लौटना कोई इंसिडेंस नहीं है। उस रात क्या हुआ था जो कि तुम्हारी दादी मर गई, यह तुम्हें ही सुलझाना है। चलो अब क्लास में चलो। मैं राज की बातें ही सोच रही थी। मैं आगे क्या करूं? मैं पापा के पास गई। उनसे पूछा कि दादी को आखिर क्या हुआ था। ये बात सुनकर पापा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, उनकी सामान्य मौत हुई थी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस रात मुझे फिर से एक सपना आया। मैं एक जंगल में चली जा रही हूँ। कहीं से कुछ शोर की आवाज़ आ रही है। मुझे एक खाली मैदान दिखता है जहाँ मेरी दादी और कुछ अनजान लोग थे। वह लोग गोलाकार में खड़े हुए किसी का आह्वान कर रहे थे। शैतान हमारी भेंट स्वीकार करो। मैंने दूर से ही झांक कर देखा तो आखिर कौन है वो। तो मैंने जो देखा उसे मैं पूरी तरह डर गई। वहाँ बीचों बीच मैं लेटी हुई थी। वह मेरी बलि देने वाले थे। आसमान पर भी एक काला साया मौजूद था। तभी मेरे पापा गाड़ी लेकर आए और उन लोगों से भिड़ गए, झगड़ा करने लगे। वह मुझे बचाने आए थे। कुछ लोग वहाँ से भाग गए। अब मेरी दादी और पापा, 2 लोग मुखिया वहाँ मौजूद थे। मेरे पापा से दादी की हाथापाई में दादी नीचे गिर गई। वहीं मौके पर उनकी मौत हो गई। यही राज था उसकी दादी की मौत का। अब तो कई राज खुलने बाकी हैं, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन मैं बहुत थकी हुई थी। कॉलेज गई। कॉलेज के बाहर सब लोग की चहल पहल थी, लेकिन मैं जैसे ही कॉलेज के अंदर गई तो कॉलेज के अंदर कोई भी नहीं दिखाई दिया। सब तरफ सन्नाटा था। एक भी शख्स अंदर नहीं था, लेकिन बाहर बहुत लोग थे। मैं हिम्मत करके अंदर गई। लंबे कॉरिडोर में चलती हुई अपनी क्लासरूम की तरफ जाने लगी। मुझे इतना डर लग रहा था कि यह कॉरिडोर मुझे उसी बिल्डिंग की कॉरिडोर की तरह दिखने लगा। मैंने सोचा कि मैं कॉलेज के बाहर चली जाती हूँ। मैंने देखा हमारी क्लासरूम से कुछ आवाज़ आ रही है। मैं बात करके आगे बढ़ी। मैं अपने क्लासरूम के दरवाजे के सामने जैसे पहुँची और मैं दरवाज़ा खोली तो मैंने देखा टीचर की चेयर पर कोई बैठा हुआ है। मैं चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी।
ऐसा लग रहा था कि टीचर मुंह छुपाकर बैठी हुई है। मैंने क्लास के अंदर कदम रखा। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर ने कुछ जवाब नहीं दिया, अपना सर तक नहीं उठाया। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं हिम्मत करके उनके सामने गई। जैसे ही मैं सामने गई, उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया। वह कोई टीचर नहीं थी, वह तो उसकी दादी थी जो उसी को डरा रही थी, उसे ले जाना चाहती थी वापस अपने उस काले रस्मों को पूरी करने के लिए। वह सिर्फ उसके लिए ही आई थी। मैं डरते हुए पीछे हटी और कॉलेज के बाहर भागने लगी। पर मैं जैसे ही भाग रही थी, मुझे हर तरफ मेरी दादी ही दिखाई दे रही थी। डरते डरते पसीना से लथपथ हो गई थी मैं। जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंची, मैं बेहोश होकर गिर गई। मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पर थी। मेरे पापा ने कहा कि तुम बेहोश कैसे हो गई बेटा? मैंने कहा, मुझे स्कूल में हर तरफ दादी दिखाई दे रही थी जो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। वह सिर्फ मुझे ले जाना चाहती है। मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। पापा ने कहा, तुम्हारी दादी हमारे बीच नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मैंने कहा, नहीं पापा, मैंने एक बार नहीं कई बार दादी को देखा और आपने झूठ बोला है कि दादी की सामान्य मौत हुई थी। उनकी मौत कोई सामान्य नहीं हुई थी। वह कुछ शैतानी रस्में कर रही थी जिसके बीच आप मुझे बचाने के लिए आ गए और उनसे भिड़ गए और इसी हाथापाई में दादी की मौत हो गई। यह सुन पिताजी हक्का बक्का रह गए। तुम्हें यह सब किसने बताया? मैंने कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं रोज़ अपने सपने देखती हूँ, अपने अतीत के सपने देखती हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आता है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे जानना है कि क्या हुआ था हमारे अतीत में। आज मुझे सब कुछ सच सच जानना है। पापा, आप मुझसे सब कुछ सही सही बताएंगे। मैं रोज़ रोज़ इस तरह से डर डर कर नहीं जी सकती। आखिर पिया किस सच्चाई की बात कर रही थी अपने पापा से? आखिर क्या हुआ था उसके अतीत में? क्या हुआ था उसके दादी के साथ? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखिएगा। पहला भाग में इतना ही, और इस कहानी का दूसरा भाग आप तभी देख सकते हो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप दूसरा भाग जरूर देख पाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।